कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव अगर है तो वहां पर हमारे पास कौन सी वेव है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड की वेव है। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या लिख दिया सर आपने? सी। वेव की किसी भी इक्वेशन को जनरली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? ये वाई कुछ भी हो सकता है, वो चीज हो सकती है वाई जो एज अ वेव ट्रेवल कर रही है। अभी वाई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे वाई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैं रैंडम लिख रहा हूं उसको। और कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जस्ट लाइक एसएचएम। इट मींस दिस इज द पीक वैल्यूज। ये उसके बाद में क्या? ये एक्स में, ओमेगा आप जानते हो एसएचएम से, टी टाइम हो गया, ये के क्या है? अब यहां पर मैं कुछ एक चीजें ऐसी लिखवा दे रहा हूं जो वेव में कभी भी यूज हो जाएंगे। ये फॉर्मूलाज जो मैं लिख रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, क्लास 11th वेव से आता है, और ये कभी भी कहीं पे भी यूज हो जाएगा। कैसे? कहीं कभी भी का मतलब है जहां पे वेव्स होंगी। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये क्या है? ये स्पीड है किसकी? वेव की। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इज वेवलेंथ। तो व्हाट इज लैम्डा? यू नो ना, दिस इज लैम्डा, ठीक है ना? इन दोनों में वेव में फर्क क्या है? इसका वेवलेंथ कम है। और साफ यहां से देखो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसका वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें परेशान करती हैं आगे। सी, तो यहां पर बेटा लैम्डा क्या हो गया? तो वो तो बहुत छोटा हो गया, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कैसे? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मान के चलते एक सेकंड में कितनी बार कोई चीज हो रही है। लेट्स से एक सेकंड यहां तक आ रहा है, पहले यहां पर एक ही कंप्लीट हो रहा था, अब एक सेकंड में कई सारी बार कंप्लीट हो रही है कोई चीज, ठीक है ना? तो यहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है, तो वेवलेंथ यहां पर ज्यादा है। ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है हमेशा, ठीक है? कॉपी कर लो इसको जरा फटाफट, कुछ है नहीं हालांकि इसमें तो। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो बेटा? वेव नंबर मैं लिख देता हूँ बेटा, परेशान क्यों होना। वेव नंबर का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा है। इसका हिसेंस अभी नहीं बताऊंगा मैं, ये एग्जैक्टली काम क्या कर रहा है, ठीक है? वैसे इतना समझ लो कि मतलब मत समझो, 2 पाई रेंज में कितनी वेवलेंथ है वो होता है ये, बट फिलहाल फॉर्मूला याद रखो इसका। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी भी होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी भी होता है।
इन दोनों फॉर्मूले को मैंने इन तीनों को आपस में रीएडजस्ट किया है और ये लिखा है। अब आप देखो कि कैसे हुआ है। इन तीनों को मैंने रीएडजस्ट करके ये लिखा है। ठीक है, देखते रहना आराम से कैसे हुआ है, हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, मैंने कहा था आज मैं फ्लो चार्ट वगैरह करूंगा, और मैंने एक बार ये बात रिपीट करी है पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड V, ठीक है ना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला V E नॉट बाय B नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी स्पीड में चलती है? लाइट की स्पीड में। यहां से रिलेशन आता है 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सवेल ने दिया था। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। वो वैल्यू यहां डालोगे तो कुछ भी क्या आएगा, जो भी चीज आएगी उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। और आता पता है क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? रफली इसी के इक्वल आता है। तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट का जनरेशन हुआ है। किसने किया? मैक्सवेल ने। हम क्या कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे समझ लो कि पहली चल रही है, कोई नंबरिंग अभी इसकी नहीं करी हमने। ये बॉक्स, ये चिंता मत कर, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, ये भी तेरे लिए नई चीज नहीं है, ये तुम्हारे लिए हो सकता है नई चीज हो। ये तीन 2π/λ इज वेव नंबर। के को नाम लिखना है के का, तो वेव नंबर। भाई सबको हर एक चीज का नाम पता होना चाहिए, उसका सिंबल मालूम होना चाहिए, उसकी यूनिट मालूम होनी चाहिए। कुछ खुद से भी करने की कोशिश करो, ज्यादा यूनिट मत पूछो या मुझसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल देना इसको। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में। फर्स्ट में तो ये डाल ही रखा है, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, नंबर 2, यहां से क्या मिलता है? स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या हो गया भैया? एक सेकेंड, रीजॉइन। इतना 1 इन वेव की मैथमेटिकल फॉर्म, इतना 2। ठीक है, वन के अंदर ही मैं इसको, इस इक्वेशन को मैं किसी एक को यहां ले रहा हूं, सेम सेम ये भी ऐसे खुल जाएगी जरूरत पड़ी तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन के को क्या लिख सकते हैं? 2π/λ। दिख रहा है ना, इसका यूज करूंगा मैं इस बॉक्स का। तो ये क्या हो गया? 2π/λ माइनस ओमेगा क्या होता है? 2π/t। ठीक है, इनटू स्मॉल टी, राइट? ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, एक्स भी है बेटा, एक्स भी है, एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट साइन 2π बाहर निकाल लो, क्या बचा अंदर बेटा? x/λ माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बनी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बन जाएगी। आपको जो क्वेश्चन आएगा, जो न्यूमेरिकल आएगा ना,
उसमें ये वैल्यूज दे दी जाएंगी, या हो सकता है इक्वेशन दे दे और क्या बोलेगा, ये वैल्यूज निकालो, लैम्डा बताओ, टी बताओ, जैसे एसएचएम और वेव के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। हाँ, वो एक्स ट्रेवल कर रहा है वेरिएबल एक्स में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा 1/t को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया इंटू टी, कुछ भी तो नहीं किया, 1/कैपिटल T को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया इंटू टी। ठीक है, डन। इसको ऐसे खोल सकते हैं, यानी ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में चला गया। आपका अगर कुछ हौच पौच हुआ तो संभाल लेना भाई। वो तो करते रहो बेटा, कितना भी करते रहो, उसमें एंडलेस है, कुछ कभी कहीं बाहर निकाल लो, कहीं बाहर निकाल लो, पहला हो गया, दूसरा हो। एक बात मुझे बताओ, मुझे कॉमन सेंस से सोच के चल रहा है बेटा, देखो सही, कॉमन सेंस से सोच के बताओ, अगर ईएम वेव की स्पीड यही है ये, तो लाइट की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? करेगी, इस पे डिपेंड कर रहा है। और अगर ऐसे ना भी करे तो 10th याद कर लो, लाइट की स्पीड स्लैब में कुछ और हो जाती थी, पानी में कुछ और हो जाती थी, है ना? तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज आती थी आपके सामने, बड़े दिन बाद आया ये नाम वापस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब ये आएगा तो जाने का नाम नहीं लेगा, ये अभी बस हल्का हल्का आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, मैंने इसकी एंट्री की शुरुआत कर दी है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी और फर्स्ट का एक्सटेंशन हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी, यही थी बेटा, मैं बताता हूँ, मेरे को कोई प्रॉपर नोट्स नहीं होते, जो जब याद आता है चलता रहता है, ऐसे नहीं कि वो A4 शीट, वो कई टीचर्स के बंडल मिलते हैं, ये कॉपी कर लो पढ़ लो, हमारी मैम मिलते हैं सबके। ये बताओ मेरे को, याद करो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला, ये किस में खुलेगा? एप्सिलम m बाय एप्सिलम नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलम r। ठीक है, तो एप्सिलम नॉट क्या हो जाएगा? मैं इसको हटा देता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, और ऐसे रिलेटिव परमेबिलिटी का भी खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर मीडियम दिए हुए हो तो उस फॉर्मूले को उठा के यहां से रिप्लेस कर देना, अगर मीडियम दिया हुआ हो, वैसे देगा नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि मीडियम दे दिया हो तो वो फॉर्मूला उठा के यहां पे डाल देना। खत्म हो गया। वन अपॉन अंडर द रूट, रुको एक बार, मीडियम, मीडियम ले रहे हैं, अगर कोई और मीडियम हो तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, कैसे चेंज होगी? ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला चेंज होगी उसमें, ये वैल्यू 3 × 10⁻⁸ है ना, किसी मीडियम में आ जाएगा तो ये वैल्यू ये हो जाएगी, तो यानी वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कुछ और हो जाएगी, हो जाएगी। और अगर मैं इस फॉर्मूले को उस इस रिलेशन के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलम नॉट इंटू एप्सिलम r इंटू
म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, कुछ भी इंडाइजेशन यहां पर, कुछ भी इंडाइजेशन नहीं ना। अब देखो, पहले थोड़ा थोड़ा ना, एक एक बाइट दे रहा हूँ, एक डाइजेस्ट हो गया तब दूसरी बाइट, ऐसे। 1/√, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बिकम स्पीड ऑफ लाइट, राइट। इट मीन्स क्या लिखा हुआ है ये, सी अपॉन, सीधा आ गया यहां से, अपॉन √, एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर, लिखा हुआ है ये। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 1/√, ये इंटू ये बन गया ये स्पीड ऑफ लाइट। नीचे क्या बच गया, ये रूट में ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये आ गई, यहां पे आ गई। साइक्लोट्रॉन क्या है, क्या होता है, पढ़ाया था क्या मैंने, सिलेबस आउट बताया था, तुम्हारे में तो नहीं है भाई, दे देते थे मैं कई बार उठा के। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे को ऐसे याद आ गया भाई, पूछ नहीं सकता क्या मैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये सब किसके इक्वल में चल रहा है, वी के। ये सब किसके इक्वल में चल रहा है, वी के चल रहा है, वी के ही तो इक्वल में चल रहा है। ये सब कुछ किसके इक्वल में चल रहा है, वी के। तो यहां पे अब मैं कंबाइनली क्या लिख दूं, v इज इक्वल्स टू सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब याद करो क्लास 10th की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यही था, ये आ गया। अब मैं आपको बताऊं, आपसे ही आपकी किस्मत खराब होगी तो वो ये सब पूछेंगे, वो ये भी नहीं पूछते, वो बस बोलते हैं कि प्रॉपर्टी लिखो तो उसमें बस ये लिख के आ जाओ। हाँ। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज वैक्यूम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। भाई देखो मैंने क्या किया, मैं यहां से चलो, ये पूरा का पूरा इसके इक्वल खोला, ये स्टेप क्लियर, ये पूरा स्टेप किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। ये इसको मैंने क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वी, राइट। तो सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मैथ्स, कुछ भी नहीं था ये तो। ठीक है, मैं उसका सिंबल इस बार मैंने आर आई लिखा है, सिंबल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सिंबल यहाँ पर बहुत सारे उनसे मैच कर जाएगा। यूजुअली मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू यूज करता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूं यूज, बिकॉज म्यू यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो भैया अब एक काम करो, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने 2 लिख ली, अब आप शुरू करो, और ये थोड़ा लंबा चलेगा लिखने का सिलसिला, या एक ही बार में लिखेंगे, पहले थोड़ा समझो और चीजों समझो। हमने वो ईएम वेव ऑसिलेटर वाली बात की थी लास्ट क्लास, है ना। तो ये बताओ मेरे को, ईएम वेव और कहां से प्रोड्यूस होती है, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं ईएम वेव के प्रोड्यूस होने के। एक तो एलसी ऑसिलेटर, है ना, और सन में कहां से आ रही थी, सन में,
और क्या एक रीजन दिया था, सबसे लास्ट क्या रीजन दिया था? एटॉमिक ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना। तो व्हाट डू यू थिंक दोस्तों कि नीचे के ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करता है, या ऊपर से नीचे में करता है तो एनर्जी रिलीज करता है? आप ऊपर जाओगे तो एनर्जी चाहिए ना आपको, सीढ़ी पे चढ़ोगे तो एनर्जी चाहिए, है ना? तो ऊपर वाले से नीचे पे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। खाली इस प्रॉपर्टी की वजह से आगे की पूरी फिजिक्स क्वांटम टिका हुआ है इसी सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, समझो। वरना यहां पे एक वो बहुत बड़ी टेबल है, मैंने आपको घर से देखने को बोला भी था, तुम उसको रट के जाओगे, वो एक क्वेश्चन पूछेंगे 1 मार्क्स का, तुम उसे 1 मार्क्स को इनवैल्यूएबल समझते हुए तुम उसको छोड़ दोगे। ठीक है ना, बस इतना ही होता है। 2, 2.5, 3 मार्क्स का चैप्टर है ये पूरा, उससे ज्यादा है भी नहीं। तो तुम मार्क्स कम समझते हो छोड़ दोगे, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत हाई है। ठीक है, तो जो पिछली 2 क्लासेस गई हैं वहां से एक क्वेश्चन बनता है, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट से एक क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन आज की क्लास से बनता है। दोनों 1.5 मार्क्स के रहते हैं लगभग। ठीक है, तो मैं पहले एक टेबल मैं भी साथ साथ बना दे रहा हूं आपके, आप मेरे साथ साथ बनाओ इसको। ठीक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हटा देते हैं। अब जिस बिहाफ पर वेव निकल रही है, जैसे ये वेव निकल रही है बेटा, अभी लिखना मत कुछ है, ये वेव निकल रही है एक जगह से, दूसरे जगह से ऐसी वेव निकल रही है, तीसरे जगह से ऐसी 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 निकल रही है, तो उसके सोर्स के बिहाफ पर इस वेव का मैं एक नाम दूंगा। ठीक है, मे बी इंफ्रारेड, मे बी अल्ट्रावायलेट, मे बी विजिबल लाइट। ठीक है, और क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, इन सब रेज की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, और जब प्रॉपर्टी अलग अलग होगी तो यूजेस अलग अलग होंगे। किसी का मेडिकल लाइन में यूज है, किसी का कहीं यूज है, इंडस्ट्रीज में यूज है, और एक एक यूज डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि लगभग मैं हर साल बच्चों को सिर्फ यही देखता हूँ, वो उसको रट ही रहे हैं इस टेबल को, एक एक डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसलिए मैंने आते ही क्या बोला था कि आज की क्लास थोड़ी रिलैक्सिंग रहेगी, हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं इसको, टाइप, वेवलेंथ रेंज, एक एक पूरा फ्रेश पेज पे लिखना, ये से स्टार्ट करना, फ्रीक्वेंसी रेंज, अब टाइप के नीचे लिखो पहला रेडियो वेव, रेडियो वेव RW, सेकंड माइक्रोवेव, थर्ड इंफ्रारेड, फोर्थ विजिबल लाइट, फिफ्थ अल्ट्रावायलेट, सिक्स्थ एक्स रेज, लिखा हुआ बेटा यहां पे, देख लो आप यहां से, सेवंथ गामा रेज, आप चाहे GAMM लिख लेना, गामा रेज। ठीक है, मैं सिर्फ ऊपर वाले की और नीचे वाले की वैल्यूज लिख दे रहा हूं, बाकी वैल्यूज आप घर से टेबल पे देख के लिख लोगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻20 हर्ट्स है, उससे भी ज्यादा, और यहां पर फ्रीक्वेंसी लेस देन 3 × 10⁻9 हर्ट्स है, या उससे भी कम। एक विजिबल की लिखनी जरूरी है, 7000 to 4000 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो ये तो रटने का भी होता है बेटा। ठीक है,
इसमें तो कुछ वैसे भी नहीं, अब इसके यूज में है 4.3 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स टू 7.5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। बात यह है कि खाली ये नंबर, हाँ 14 है बेटा, पावर 14 है, सॉरी कि 4 लिखा है, 14 है पावर। ठीक है, अब इनके यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, रेडियो वेव जो सबसे पहले यहां पर है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, एलसी ऑसिलेटर से ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट की गई थी। तो मैं सबसे पहले वन बाय वन, आप एक काम, एक आपके पास स्पेस बचा हुआ है इधर, इस साइड में स्पेस है आपके पास? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो टेबल बन गई है ना, टेबल बन गई है, ठीक है। तो टेबल के नीचे लिखना, ठीक है, टेबल के नीचे। टेबल के नीचे यहां पर वेव का नाम, वेव का नाम, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस। अब आप समझ लो कि पिछली टेबल और ये सेकंड, ये ना मिला के दी हुई होती है एक साथ, लेकिन आप दूसरी बना लो। क्योंकि क्यों दूसरी बनाए? क्योंकि पहली वाली टेबल में तो खाली नंबर है, याद क्या करोगे वहां? ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहली वही जो आपने लिखी है, रेडियो वेव, रेडियो वेव, रेडियो वेव। ठीक है, मैं अब यहां पे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा चीजों को, और मैं जो बोलूंगा फिर वो वहां लिखना। ठीक है, पहले रेडियो वेव के ऊपर बात करते हैं। लास्ट क्लास में जो एंटीना से निकल रही थी एलसी ऑसिलेटर, और एलसी ऑसिलेटर ही तो उसका सोर्स था, तो रेडियो वेव का सोर्स क्या होना चाहिए? एलसी ऑसिलेटर। याद है वो बात? लिखो ओरिजिन के नीचे एलसी ऑसिलेटर। ऑब्वियसली कहां, कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें कुछ भी नहीं आएगा, सीधा यहां पर लिखो रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली एंटीना कहां कहां देखते हो आप? रेडियो में देखते हो, बहुत पहले टीवी में भी हुआ करते थे, गाड़ी पे भी होता, तो अंदर एफएम जो चलता है वो उसके लिए होता है, लगा होता है ना एफएम। और बाकी जो आप थोड़ी सिक्योरिटी या पुलिस या और कोई देखोगे तो वहां पे और भी सिस्टम्स लगे होते हैं, बिकॉज उनको और वायरलेस कनेक्शंस करने होते हैं। ठीक है, सेकंड, सेकंड कौन, क्या है सेकंड नंबर बेटा? माइक्रोवेव। सेकंड लिखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव काम क्या करता है भाई? हीट करता है, और कुछ, और कोई यूज लिया तुमने माइक्रोवेव से आज तक? खाना ही तो गर्म करते हो। तो वहां पर जो सोर्स है वो एलसी ऑसिलेटर नहीं है। ठीक है, पहली चीज, सोर्स का नाम क्या है? मैं सोर्स पे चला जाऊंगा कुछ देर में कि सोर्स का नाम क्या है, लेकिन बात समझो कि है तो माइक्रोवेव। अच्छा, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है, वो तो पिछली टेबल पे आ जाएगा, राइट?
और ये भी देख के पता चल रहा होगा कि मैं किस ऑर्डर में चल रहा हूं, ऊपर से नीचे जा रहा हूं। तो यानी कि सबसे फ्रीक्वेंसी हाई कहां पर है, सबसे नीचे है सबसे ऊपर, पीछे देखो, पीछे फ्रीक्वेंसी सबसे हाई गामा की है, तो यानी मैं लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे की तरफ जा रहा हूं। तो मतलब माइक्रो की फ्रीक्वेंसी रेडियो से ज्यादा है और वेवलेंथ उल्टा। ठीक है, लेकिन इससे ये तो रटने वाली बात है, कुछ ऐसा बताओ जो बिना रटने जैसा हो। हाँ? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, ये मैं समझा रहा हूं ना, लिखना मत। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, किसमें, किसी भी ईएम वेव में, किसी भी ईएम वेव में। बट अभी मैं किसको डिस्कस कर रहा हूं, माइक्रोवेव को डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं। माइक्रोवेव काम क्या करता है, खाना गर्म करने का। तुम्हें ऐसा लगता है खाना गर्म करने का काम करता है, पानी गर्म किया गया माइक्रोवेव में कर लेते हैं लोग, और पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, क्योंकि इसका मेन काम पानी गर्म करने का है। तो ऐसा मत बोलना कि पानी गर्म करने, हम तो वाटर कंटेंट को गर्म करता है ये, वाटर कंटेंट इन योर फूड। ठीक है ना, अब यहां से चीजों को समझना शुरू करो, एक एप्लीकेशन। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है तुम्हें, ऐसा वी शेप का होता है, वी शेप का होता है। ऐसा मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है और ये इसके दो कान खड़े हैं ऐसे, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, है ना, सही है। मैं इसको उठा करके यहां प्लेस कर दूं, यहां पे प्लेस कर रहा हूं मैं एक बार, है सुनना बेटा, ठीक है। इसको उठाकर यहां पे भी ऐसे दो छोटी बॉल्स लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, सारे के ये जितने ध्यान से देखोगे तो ऐसे ज्वाइंट होते हैं ये, है ना, वो बॉन्डिंग नहीं पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, ज्वाइंट है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब ये दोनों टकराते हैं ना, ये जब दोनों टकराएंगे तो ये किधर फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और जब ये वाली फील्ड टकराएगी तो किधर लगाएगी फोर्स, नीचे की तरफ। यानी फिर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऊपर वाली दोनों बॉल्स ये ऐसे नीचे आ जाएंगी, ये जब ये टकराएगी तो, और फिर ये टकराएगी तो वापस पिछली वाली पिक्चर, फिर बाद में वापस ये वाली पिक्चर। तो कुल मिला के तुम्हें ऐसी कोई पिक्चर दिखने लग जाएगी, टी शर्ट खराब हो गई, ठीक है, ऐसे पिक्चर दिखने लग जाएगी। और ये कहीं मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, यहां पे जो फ्रिक्शंस होती है ना, इस वजह से हीट निकलती है, और ये हीट है तुम्हारे खाने की हीट, वाटर मॉलिक्यूल हीट होता है। मैं अंदर और नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर कर दो, मुझे पता है तुम करोगे नहीं क्वेश्चन कि कोई बॉडी रोटेट हो रही है उसमें टॉर्क भी लगेगा, तो मैं इधर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। मॉलिकुलर टॉर्क्स होते हैं, सब नहीं पढ़ने, मत पढ़ो ये सब। लेकिन एक बात समझ आई है, मोटा मोटा क्या समझ आया, वाटर मॉलिक्यूल की फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और वो हीट काम करती है आपके खाने के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको गर्म करने का, सो दैट वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, डाल के देखो बेटा, करके देखो। अभी तो मैं तुम्हें ये तक बताने वाला हूं कि वो जो रोटेटिंग टेबल लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, ऐसा सोच पा रहे हो, घूमती है वो प्लेट, ऐसे घूमती है, नहीं घूमेंगे तो क्या होगा, खाना गर्म नहीं होगा, रख के देखना गर्म तब भी होगा, तो क्या, अनइवन गर्म होगा, कहीं ज्यादा गर्म हो जाएगा, कहीं ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग इस पे नहीं जानी कि माइक्रोवेव पे, मैं इसमें इससे बचना चाह रहा हूं। यहां पे नाम लिख लो, ओरिजिन पे मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, बस ये नाम लिख लो, ठीक है। ये एक डिवाइस होती है बेटा जो ये काम करती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो, एनर्जी फ्रॉम, आपको ये बनाना हो तो बना लेना जो मैंने यहां बनाया था, बट कोई जरूरत नहीं है। एनर्जी फ्रॉम द वेव is transferred to the kinetic energy of the molecule. This raises the temperature, this raises the temperature of any food containing, of any food containing water. अच्छा, देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई यूज ही नहीं हुआ, खाली मैग्नेटिक फील्ड का यूज हुआ, ठीक है ना। यूज इन किचन्स,
यूज्ड इन किचन्स। ठीक है, अब डालो बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन पे आ जाओ, अब इंफ्रारेड रेडिएशन पे। ठीक है, टेन टू दी पावर, लिखना मत, 10 टू दी पावर 14 हर्ट्स नहीं, ये लाइट का था 10 टू दी पावर 14 है ना, 14 लाइट का था, लाइट का ही था ना, हाँ विजिबल इन लाइट। 10 to the power 11 hertz is the maximum frequency that can created by any living person अर्थ का। 10 to the power 11 लास्ट सबसे ज्यादा किसने की थी, वो इंडियन ही थे, डॉक्टर जेसी बॉस। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल से। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हर्ट्स ने और कम पे किया था, हर्ट्स 5 हर्ट्स के आसपास रह गया था, ये 11 तक चले गए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रहा हूं तो माइक्रोवेव सर्किट से क्रिएट की गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वेव है, उससे आगे की जो लिस्ट है वो कैसे क्रिएट करेंगे हम, क्योंकि सर्किट की तो अब औकात से बाहर जा चुकी है बात, बट वेव तो उसके भी आगे है। मैं जो बोल रहा हूं वो तुम प्रोसेस कर पा रहे हो, बात समझ आ रही है? मैं फ्रीक्वेंसी में आगे चल रहा हूं, यहां तक मैं कह रहा हूं, यहां तक 11 हर्ट्ज के आसपास तक ह्यूमन ने क्रिएट कर दी, बट उसके बाद कैसे क्रिएशन होगा? उसके बाद में सर्किट ही तो खाली सोर्स नहीं है वेव क्रिएट करने का, और भी सोर्स थे। एटॉमिक ट्रांजिशन सोर्स था, एटॉमिक ट्रांजिशन सोर्स था, क्योंकि एक्सिलरेशन इज द कॉज ऑफ ईएम वेव। अब एक्सिलरेशन खाली ऑसिलेटर और मैग्नेट्रॉन में ही थोड़ी हो सकता है, एक्सिलरेशन तो वो भी है जब ऊपर के रेडियस से नीचे वाले रेडियस पे वो जंप कर रहा है। तो अब हम यूज लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का, किसके लिए? वेव को क्रिएट करने के लिए। और हम नहीं लेंगे, ये नेचर अपने आप करता है। तो अब किसका नंबर है? थर्ड कौन है बेटा? इंफ्रारेड है, राइट? थर्ड इज इंफ्रारेड, और मैं आपको बता दूं 0 केल्विन से ऊपर कोई भी टेम्परेचर होगा, प्रिवोस्ट थ्योरी बोलते हैं इसको, लिखना मत, ये मेरा कॉलेज में लेक्चर था जब मैं थर्ड ईयर में था, प्रिवोस्ट थ्योरी। 0 केल्विन से ऊपर अगर अर्थ पर कोई भी मैटर है, सब 0 केल्विन से तो ऊपर है, सब 0 केल्विन से तो ऊपर है, 0 केल्विन से ऊपर अगर कोई भी मैटर होगा तो वो हीट रेडिएट करेगा, हीट रेडिएट करेगा। अजीब बात है ना सुनने की, कि जो -50 डिग्री सेल्सियस पर है क्या वो भी हीट रेडिएट कर रहा है? ऑफ कोर्स, ग्रिजली बियर के को आप ले आके लद्दाख में खड़ा कर दो, वो मर जाएगा, इतना ठंडा है, उसको गर्मी लग जाएगी वहां पे ना। और वो आर्कटिक पर, ठीक है, सॉरी मैंने ग्रिजली बोल दिया बेटा, पोलर बेयर, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ठीक है, तो आपके लिए जो कूल है जरूरी नहीं है सबके लिए वो कूल हो, है ना। उस टेम्परेचर पर बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज, अभी डेड स्टेट में हमने ये बात की थी, तुम दोनों थी फ्लूइड वाली क्लास में, ठीक है ना, प्रेशर को डिफाइन करने के लिए की थी मैंने। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बच्चे उसमें नहीं थे। माही, हाँ बिल्कुल है। तो 0 केल्विन से ऊपर अगर कुछ भी होगा तो वहां पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट को बोलते हैं थर्मल वाइब्रेशंस। थर्मल वाइब्रेशंस यानी जो मॉलिक्यूल है वो घूम तो रही है अपने उसमें, लेकिन वो वाइब्रेट भी कर रहे हैं। कौन? पॉजिटिव आयन फिक्स होता है, वो वाइब्रेट कर रहा है। अब इस वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी निकल रही है बाहर, साइलेंट कर बेटा, इस एनर्जी को बोलते हैं थर्मल, हम क्या बोलते हैं? थर्मल ऑब्जर्वेशन। तो लिखो इसके ऊपर पहले थोड़ा सा ओरिजिन लिखो। Any object about 0 Kelvin, any object about 0 Kelvin emit IR radiations
एनी ऑब्जेक्ट अबाउट लिखा हुआ अबाउ 0 केल्विन emits IR radiation as thermal energy drives by continuous atomic vibrations drives by drive by atomic vibrations स्पीड बढ़ा लिखने की थोड़ी और एटॉमिक वाइब्रेशन में कौन एटम वाइब्रेट हो रहे होंगे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि अगर मैं हूं तो इसका मतलब मैं भी मेरे अंदर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं क्या होते दोनों ही है लेकिन पॉजिटिव फिक्स है ठीक है ना तो अब ये जो हीट निकल रही है वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशन क्या एक्सेलरेशन ही तो है ईएम वेव बाहर निकल रही है आपको और मुझे नहीं दिख रही अभी मैं लाइट बंद कर दूं मैं आपको नहीं देख सकता ना आप मुझे देख पाओगे लेकिन क्या अर्थ पर सारे क्रिएचर्स के साथ ऐसा है नहीं बहुत सारे बहुत क्लीन देख पाते हैं मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा कि वो आईसाइट का क्या उनका डायामीटर उल्टा सीधा कैट की जो भी पूरी लीनियज है उस पर नहीं जा रहा मैं लेकिन स्टिल मैं इंफ्रारेड की बात कर रहा हूं जैसे कुछ स्नेक्स है सर्टेन ठीक है ना वो उनकी आंखें तो खैर लगभग खराब ही होती हैं स्नेक क्या करता है आपकी इंफ्रारेड जो वेव आपकी बॉडी से निकल रही है ना उसको सेंस करता है हमेशा और वो उस वेव से आपका साइज आपकी शेप सब पता लगा लेता है उसको पता चल जाता है कि हमला करना है कि नहीं करना है ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल नेचुरल यूज बता रहा हूं ठीक है ना लेकिन क्या खाली ये तो वो यूज कर रहा है क्रिएचर्स हो गए हम इसका क्या यूज कर सकते हैं हम इसका यूज कर सकते हैं थर्मल इमेजिंग है सिक्योरिटी फोर्सेस भाई रात में भी तो बॉर्डर को देखना है वहां पे क्या है बाइनोकुलर्स थर्मल बाइनोकुलर्स तो उससे दिखेगी वो सिर्फ थर्मल हीट दिखेगी है दुनिया भर की आपने मूवीज देखी होंगी दुनिया भर के ऑपरेशंस होते हैं वो लोग जो रात में सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं वो जो ऐसे यहां से उनके यहाँ पे देखो आंख पे कुछ गिरा लेते हैं ऐसा वो क्या है थर्मल इमेजिंग कि अगर रात में कोई भी दिखेगा तो उनको मालूम है कौन है ठीक है ना ऐसा नहीं कि वो पता चला कोई क्रिएचर जा रहा है वो मशीन गन चलाने लग गए उनको पता चल रहा है कि वो साइज अच्छा वैसा है ठीक है तो ये तुमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो these waves are readily absorbed by water molecules and organic tissue readily readily absorbed by water molecules and organic tissues ठीक है यूज में लिखो अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स ठीक है अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स कॉमा मिलिट्री पर्पसेस थर्मल इमेजिंग बाय वार्म बॉडीज ठीक है तो इंफ्रारेड हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं ये हो रही है बॉडी से हो रही है ठीक है नेक्स्ट इज विजिबल लाइट विजिबल लाइट के बारे में तो मैं कम ही बोलूंगा उसके बारे में आप सब जानते हो तब जाके एक सर्टेन रेंज की वेवलेंथ और सर्टेन रेंज की फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव क्रिएट होती है जो हमें दिखती है सोचो हम लोग कितने छोटे से स्पैन में देख पा रहे हैं इसके ऊपर हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसके नीचे भी हमें कुछ अभी दिखना बंद हो जाएगा विजिबल के बाद यूवी है यूवी भी नहीं दिखती है
दिखनी बंद हो जाएगी। हम सिर्फ एक विजिबल लाइट की रेंज में देखते हैं, ठीक है ना। तो विजिबल लाइट का तो आपका वो सब लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ओरिजिन में लिखो सेम रीजन एज ऑफ अबाउ, सेम रीजन एज ऑफ अबाउ, बट वाइब्रेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, वाइब्रेशन ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब लिखना ही नहीं, सोचना भी है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन अगर वो लो है तो इंफ्रारेड, और अगर वो फास्ट हुआ, एक सर्टेन रेंज से फास्ट हुआ, यही तो फ्रीक्वेंसी है, ये फास्ट हुई तो इंफ्रारेड से आगे चली जाएगी, विजिबल लाइट हो जाएगी। और अगर और फास्ट हो गई तो अल्ट्रावायलेट हो जाती है। उतना फास्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। कहां होता है? सन में होता है। इसलिए क्या बोलते हैं सनरेज को? यूवी रेज, ठीक है। तो इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड का ओरिजिन क्या है? स्मॉल थर्मल वाइब्रेशंस। मैं आगे नहीं भाग रहा हूं, फास्ट नहीं भाग रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो इंफ्रारेड क्लियर। अब आ रहे हैं विजिबल पे। तो विजिबल का वाइब्रेशन उससे हायर ऑर्डर का, किससे? इंफ्रारेड से हायर ऑर्डर का, ठीक है। तो आपने बात लिख भी ली। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो कॉरस्पॉन्डिंग हाई टेम्परेचर, कॉरस्पॉन्डिंग हाई टेम्परेचर। हाँ बेटा, विजिबल लाइट। हाई टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा, सोचो ना, उससे ज्यादा वाइब्रेशंस है, पिछले वाले से ज्यादा वाइब्रेशंस है, तो हाई टेम्परेचर। एप्लीकेशन दुनिया भर की पता है आपको, क्या बताओगे यूज इसका? लिखोगे क्या? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट, विजिबल लाइट। लाइट नहीं होगा तो होगा क्या? है ना। बहुत तरह के लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो। तो मैं एक ही तो दिया यार, मैं कौन सी पूरी टेबल फिल करा रहा हूं। अब मुझे बात हो कि एक तो थर्मल वाइब्रेशन है, और एक है एक ऑर्बिट से निकल के दूसरे में आ जाना। ये भी तो रीजन हो सकता है, ये भी तो रीजन हो सकता है ना भाई। सबसे लास्ट क्लास में सबसे लास्ट चीज यही लिखी थी हमने। ये तो हमेशा हर वेव का रहेगा। दो ही रीजन है, एक थर्मल वाइब्रेशन, दूसरा एटॉमिक ट्रांजिशन, ईएम वेव का निकलने का, जब हम सर्किट से बाहर आ गए। वरना सर्किट में तो एलसी ऑसिलेशन एंड मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन पढ़ाया नहीं तुम्हें मैंने, सोचो मैं दोबारा रिपीट करूं। सबसे लास्ट क्लास में सबसे लास्ट चीज तुमने क्या लिखी है उसको देखो एक बार। सोर्सेस टू क्रिएट ईएम वेव, उसमें एटॉमिक ट्रांजिशन सबसे लास्ट है? तुमने कॉपी नहीं किया बेटा। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही एटॉमिक ट्रांजिशन ही तो है। कॉपी नहीं करोगे तो देखो फंस जाओगे। अच्छा ठीक, बिंदास, बहुत बढ़िया है। और उससे पहले इससे पहले क्या? वाइब्रेशंस भी था, और उससे ऊपर क्या था? सर्किट था, ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी लो थी, खत्म हो गया। रेडियो, माइक्रो। अब किधर आ रहे हो धीरे धीरे? इंफ्रारेड, विजिबल पे आ गए। तो इंफ्रारेड विजिबल में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन तो कॉज है ही है, प्लस ये भी तो कॉज हो सकता है, ये भी तो कॉज हो सकता है। सर इसका एक एग्जांपल दो ना फिर। सन में तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि सन के पास अभी तो मैं यूवी पे आया भी नहीं हूं, तो मैं सन का एग्जांपल नहीं लूंगा। अभी मैं यूवी पे, ये जो विजिबल लाइट नहीं है क्या? इसको नहीं बोलोगे विजिबल लाइट, इंफ्रारेड बोल दोगे। यहां पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली अंदर गैस है, ट्यूब, ये जो आपकी ट्यूब्स है इनमें फ्लोरोसेंस गैस होती हैं। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। वो जो कलरफुल लाइट्स पूरी की पूरी बल्ब बना के कुछ कुछ लिख देते हैं, चले जाओ अलग अलग सेक्टर्स में। यहाँ पे जो उनके बोर्ड होते हैं एंट्री वाले,
नहीं, वो तो लड़ी हो गई बेटा। नियॉन लाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, जो को पूरा का पूरा किसी का नाम लिखा हुआ है बल्ब में। स्ट्रिप्स होती है ना वो पतली सी। ठीक है, चलो मैं उधर, मैं तो अभी व्हाइट की बात कर रहा हूं, दैट कंटेन्स ऑल। विबग्योर, दैट कंटेन्स ऑल है। तो ये यहां पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली साइड से बिजली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी वो क्या कर रही है, यहां के, सुनना बेटा, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है, इस ऑर्बिट में जो चार्ज पार्टिकल है उसको यहां पे भेज रहा है, यहां पे भेज रहा है। ठीक है, अब सर्किट इस हिसाब से बना हुआ जो तुम्हें नहीं पढ़ना है कि ये एक एक पार्टिकल की बात हो रही है ना। अब जब ये ठंडा होगा तो ये वापस यहां आएगा और क्या एमिट करेगा, ईएम वेव करेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लिखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं लिखो, तुम समझो। आपके आसपास आजकल जो भी कार्स बाइक्स हैं उनमें जो भी व्हाइट बीम लाइट होती है वो यही हो रहा है, उसको HID लाइट्स बोलते हैं। मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में कभी। ठीक है, नहीं बात, कोई बात नहीं। ठीक है ना, बहुत हाई फोकस, चलाते टाइम दिक्कत हो, मुंह पे कोई मार रहा हो आंख तो वो सॉरी लाइट, तो समझो यही है HID लाइट्स। तो इसमें क्या हो रहा है, गैस है। ठीक है ना, वो गैस यहां मर्क्यूरी गैस होती है, तो यहां से यहां, अब ये एक एटम के साथ है, ऐसा मत सोचना कि ये आ जाएगा तो बुझ क्यों नहीं जाती है। ये फालतू सवाल नहीं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा, ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है, तो ये ईएम वेव निकल रही है। ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या लिख दिया यूजेस में, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो अगर जैसे पौधा खराब हो जाए तो उस पर टॉर्च मारते रहो, तो शायद आजकल करते हुए लोग पेड़ पौधों पे लाइट मार देते हैं, तो हो जाएगा क्या, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, या सनलाइट ही चाहिए, सनलाइट ही चाहिए। यूवी पे आ जाओ, यूवी पे आ जाओ और ऑर्डर देखो, फोर्थ में ऑर्डर देखो, यूवी। क्या यूवी की फ्रीक्वेंसी बाकियों से जितनी तुमने लिखी उससे हाई है? हम लोग इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब सोर्स की भी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होनी होगी, उतनी ही हाई होगी। तो सोचो, इंफ्रारेड में तो मैं बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा था, उसके बाद फोर्थ, अच्छा फोर्थ यहां पे विजिबल है ना, फिफ्थ यूवी। तो विजिबल में बात हुई इससे ज्यादा वाइब्रेशंस की, और यूवी में बात होगी उससे भी ज्यादा वाइब्रेशंस की। इतनी वाइब्रेशंस जो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस पर ही क्रिएट होती है। वो क्या क्या अभी वो तो यूज में आएगा ना। ठीक है ना, अब ऐसा तो गामा रेस तो न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग होती है तब निकलती है, सही सही बोल रहा हूं मैं, गामा रे जो सबसे लास्ट लिखा है वो जब न्यूक्लियर की बॉम्बार्डिंग होगी तभी निकलती है। और यूज देखो हम लोग करते हैं, और सबसे क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस में यूज होती है गामा रेस, ट्यूमर को ठीक करने के लिए। कीमो नहीं, कीमो को अंदर केमिकल रिएक्शंस होगी वो। कीमो क्या करती है कि वो एक सेल के साथ अदर सेल भी को भी खराब कर रही है ना। पर्टिकुलर जहां पर सेल है उसी को बर्न करना है, उसके अगल बगल की सेल बर्न नहीं होनी चाहिए, वो गामा करेगी फ्रीक्वेंसी। अब हाँ अभी आने देना बेटा उस पर, तब तो मैं और भी पहले और कैरेक्टरिस्टिक जान लेगी तभी तो। यही होता अधूरा ज्ञान खराब है, किसी हाथ में गामा रे दे दिया तो खत्म हो गए सब। ठीक है, अब समझो यूवी रेज। अब यूवी रेज में क्या है, इस ऑर्डर में समझो, बस मैंने इसी का ऑर्डर याद करने को बोला। ये दोनों तो सर्किट पे चल रहे हैं। एक मार्क्स के पीछे पढ़ रहा हूं मैं इतना, 1.5 मार्क्स के पीछे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने आएगा। ठीक है ना, और इतनी लड़ाई है मार्क्स की, और फिर भी अगर ऐसा छोड़ गए ना तो दो इतना ही हल्के का आता है। मेरा चेहरा याद कर लेना कि मैं क्यों छोड़ के जा रही हूँ।
ठीक है, यूवी में क्या होगा, रीजन वही जो ऊपर के दो के हैं, क्योंकि ये सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन हायर ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर लिख डालो, लिखो लिखो, हाइट सॉरी, रीजन एज सेम ऑफ अबाउ बट हाईएस्ट, ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब हो गया क्या, हाँ, या तो अब देखो, अब मुझे बताओ जरा, हाँ तुमने लिख लिया होगा, दो ही तरीके हैं ईएम वेव निकालने के सर्किट के बाद, एक तो ऑसिलेशन और दूसरा एटॉमिक ट्रांजिशन, यही है। तो ये दोनों यहां होते हैं, लेकिन अगर दोनों होते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब इधर तो समझ आ गया कि बहुत हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशंस हो रही है। कहां होती हैं, सन के अंदर होती है। किस ऑर्डर की होगी, लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। अर्थ पर कहां है ये, अर्थ पर भी होता है 5000 डिग्री सेल्सियस। कहां होता है, कभी किसी वेल्डिंग करते हुए पर्सन को देखना ना, वो जो वेल्डिंग कर रहा है ना, वो स्टील को मेल्ट कर रहा है उस टाइम पर, ठीक है। हालांकि ये सब तो गैस वेल्डिंग से हो जाता है। जब आप और हैवी थिकनेस मेटल को कभी वेल्ड होते देखो, आप नहीं देख पाओगे क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, वहां पर ये टेम्परेचर क्रिएट होता है। और वहां पर जब ये टेम्परेचर क्रिएट होगा तो उस पर्सन को सर्टेन काइंड ऑफ मास्क पहनने पड़ते हैं, क्योंकि गैसेस निकलती हैं। तो ये यूवी रेज है। अब यूवी में भी कई होती हैं, ए बी सी, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, बहुत स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूं, बट ये यूवी रेस क्रिएट कैसे हो रही है देख लिया। एक तो थर्मल वाइब्रेशंस, एक थर्मल वाइब्रेशन, दूसरा क्या कि ऐसी रिएक्शन कोई हो जाए कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है सीधा बहुत दूर चला जाए, बहुत हाईएस्ट ऑर्डर पे चला जाए। अब जब वो वापस आएगा तो बहुत हैवी एनर्जी डिफरेंस की वेव छोड़ेगा। यहां पर वापस जब आएगा अपनी दुनिया में, बेटा आज जो क्लास बता रहा हूं ना, ये जो भी चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, सेम यही आएगा सब कुछ। तुम्हें आज 1 मार्क का लग रहा है, और तब ये रिपीट होगा, पर उस इंटेंसिटी से रिपीट नहीं करूंगा जैसे मैं आज कर रहा हूं, ठीक है। इसका रीजन सर्किट ऑसिलेशन, मैग्नेट्रॉन, ओसी क्या था, एलसी ऑसिलेटर। इन तीनों का रीजन या तो थर्मल वाइब्रेशन या तो एटॉमिक ट्रांजिशन। ये वर्ड्स लिखने सीखो, ठीक है। और जितना नीचे आते जाओगे उतने हायर ऑर्डर का थर्मल वाइब्रेशन, उतने हायर ऑर्डर का ये जंप, और वापस आते टाइम वेव क्रिएट होती है बेटा, जाते टाइम कभी भी नहीं होती है, गलती मत करना। ऊपर जाते टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब करता ही है। अब ये जितना हाई डिस्टेंस से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, उतनी हाई डिस्टेंस की, उतनी हाई रेंज की एनर्जी यहां से रिलीज होगी, जो अलग अलग ईएम वेव के फॉर्म में, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में दिखेंगी, ठीक है। ओके, ये रीजन हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, यानी क्या, स्टरलाइज करने के काम आएगा, ठीक है। बहुत जगह होती है बेटा, है ना, बहुत जगह होती है। उसको बनाने में प्रोटेक्टर होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि सारी की सारी वेव्स। अच्छा एक बात बताओ, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, करती है। तुम तीनों ह्यूमन हो, वो तीनों ह्यूमन हो, तुम्हें कुछ अच्छा खाने को दूंगा तो तुम्हें पसंद आएगा, कोई भी अच्छी चीज, तो बहुत चांसेस है इनको भी आए, है ना, बिकॉज तुम तीनों ह्यूमन हो। तो ये सारी की सारी एक फैमिली है, जिसमें से तुम एक को सबसे ज्यादा जानते हो, लाइट को। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसका मतलब बाकी सारी भी रिफ्लेक्ट करती है, तो अल्ट्रावायलेट भी रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए बहुत पॉलिशिंग सरफेस अगर होगा तो आके टकरा के वापस चली जाएगी,
और अगर अंदर चली गई तो जर्मिसाइड क्लियर नहीं, और नुकसान भी है इसके। हाँ, ये तूने सही वर्ड पकड़ा। हाई हीट की वजह से ये केमिकल रिएक्शंस करती हैं। लिखो इसको, ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स, कॉमा डीएनए स्ट्रक्चर डैमेज। तो क्या ये रात रात में वैम्पायर बन जाएगा अगर किसी का आ गई तो? डीएनए स्ट्रक्चर डैमेज, सबसे इफेक्टिव तरीका बैक्टीरियाज वायरसेस को मारने का क्या है? डीएनए स्ट्रक्चर डैमेज ही करना। यही तो करते हैं कि वो खत्म ही हो जाता है फिर। भाई मेडिकल तुम पे तो। सनबर्न, स्किन कैंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये यूज थोड़ी लिख सकता हूं मैं इसको। सोचो यार तुम भी, स्किन कैंसर यूज कैसा लगेगा? अरे मतलब ये यूज कैसे? टैनिंग सर यूज है मतलब। ठीक है, अच्छा। हाँ, धूप में रख देते होंगे है ना? नहीं बेटा, बॉयल कर। तो बॉइलिंग तो चलो हाई टेम्परेचर चाहिए ना, एक तरीका वो हो गया। पर आजकल देखो, जैसे बच्चों की बात की तुमने, तो ये आजकल ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, वो ऐसे बहुत ना बड़ा केज सा होता है, उसके अंदर सारे टॉयज डाल दो बच्चों के, ऑन कर दो, वो स्टरलाइज हो जाता है। मैंने देखा नहीं है उसको होते हुए कभी, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि अगर वो यूवी यूज हो रहा है उसमें, तो ऑब्वियसली कोई बॉइलिंग वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यूवी यूज हो रहा है। लेकिन यूवी और कहाँ यूज हो सकता? अब यूजेस लिखो, अब यूजेस लिखो। यूवी कभी कराया तूने अल्ट्रासाउंड? यूवी मारते हैं उसमें? एक्सरे भी है। अरे अरे, एक बात हो, एक्सरे लिखा मैंने आगे नीचे? हाँ, अगला ही है ना, तो आ रहे हैं अभी उस पर आएंगे। ठीक है, मैं अब लिखो इसका यूजेस, यूवी के यूजेस लिखो। पहला मेडिकल, मेडिकल डैश करके, डैश करके, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी। ये तो सोचा ही नहीं है। यूवी हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, हार्मफुल भी होता है बेटा, बट एबीसी मैंने 3 बताया ना। अब उधर हम नहीं जा रहे, मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहा। नीचे नहीं बैठना होता, धूप के सामने बैठना होता है। लेकिन जो भी है, अब आप कहोगे 1 बजे उठे, 1 बजे जाके धूप ले लो तो टैनिंग हो जाएगी। वैसे जो बोलते हैं आयुर्वेदा में, वो सबसे सुबह की जो धूप होती है ना, मॉर्निंग वाली, वो सबसे इफेक्टिव होती है, ऐसा बोला जाता है। और होगा कुछ टेम्परेचर से, वेवलेंथ का कुछ कनेक्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन होता है उस टाइम पे, अच्छा है, एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन हमें क्या सुनना, हम तो 12 बजे उठेंगे। उठ रहे हो आजकल टाइम पे? ठीक है, स्कूल होता है जिस दिन नहीं हो तुम अपनी, अच्छा है स्कूल है, स्कूल नहीं हो तुम लोग अपनी रूटीन की ऐसे कर लो। तुम वैम्पायर बन जाओगे, अंधेरे में सोओगे और अंधेरों में उठोगे। हाँ ठीक है, स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, टूल्स। इक्विपमेंट्स मतलब मेडिकल टूल्स वगैरह, मेडिकल टूल्स या जो भी है। वाटर प्योरिफिकेशन, आरओ जो आपके घर में लगा है, देखो जाके पढ़ना कहीं ना, पढ़ना। आजकल ऐड आती है ना, अल्ट्रा यूवी है ना, और एकदम से मास्क पहने हुए वायरसेस मरते हुए दिखा देते हैं कुछ कुछ, तो है वो नहीं, एनिमेशन दिखा देते हैं वो लोग। रिवर्स ऑस्मोसिस तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। आरओ, किसने पहली बार सुना है कि आरओ को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं? केमिस्ट्री पढ़ो ढंग से भैया, तुम्हारे सिलेबस में है। नहीं, केमिस्ट्री में है, 12th में है, सॉल्यूशंस में मे बी, हाँ कहीं है, कहीं तो है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है मेरी, मैं तो बहुत साल हो गया छोड़े। ठीक है, चलो। मेडिकल में लिखना फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी, विटलिगो, हाँ विटलिगो थेरेपी, एक्जिमा, ये सब थेरेपीज जो होते हैं, स्किन इश्यूज हैं ये बेटा, ठीक है। इंडस्ट्रियल, अभी तो मेडिकल था, अब इंडस्ट्रियल। जब बेटा अब यूजेस बढ़ेंगे, जो कम समझ आते हैं लोग उनके ज्यादा यूजेस होते हैं। अभी हाई फ्रीक्वेंसी पे है, ये कम समझ आ रहे हैं ना, तो ये ज्यादा। तो माइक्रोवेव का एक ही है, पकाया समोसा निकाल लिया। इनके अब तुम यूजेस देखो,
अभी यूजेस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सबसे बड़ी जरूरत है इंडिया की। हमारे पास पानी बहुत है, साफ पानी कम है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, काउंटरफिट करेंसीज, बस इतना लिख दो। काउंटरफिट करेंसी मतलब नकली करेंसी। हाँ, ये पहचानना, नकली करेंसी को पहचानना बेटा, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा मतलब ऑब्वियसली आइडेंटिफाइंग काउंटरफिट करेंसीज, यार तुम लोग समझ भाई, अरे यार तुम गलत ले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अब मैं इसकी डिटेल पे नहीं जाना। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में तो आपको पता ही होगा कि जो स्पॉट्स कहीं पड़े हुए हैं वो नहीं भी दिख रहे हैं तो इनके थ्रू उनको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। हाँ, बॉडी फ्लूइड्स इन सबको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। थर्ड यूज, मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमी, बस इतना लिख कर छोड़ दो। एस्ट्रोनॉमी में बताता हूँ बेटा क्या होता है। जैसे जो हबल टेलीस्कोप है या फिर कोई और चीजें हैं। अब एक बात बताऊं, जो बहुत दूर कोई सुपरनोवा या कोई चीज का ब्लास्ट हुआ है ना, जो होते रहते हैं गैलेक्सीज में, तो अब वहां से जो वेव निकल रही है ना, वो इसी फ्रीक्वेंसी में, तो इस फ्रीक्वेंसी में ज्यादातर होती है वो यूवीज में, ठीक है ना। तो इन फ्रीक्वेंसी से हम उनका डिस्टेंस, उनका वहां का एटमॉस्फेयर कंडीशंस, बहुत कुछ पता चल जाता है। हमें नहीं दिखेंगी, वहां पे लोगों ने लगा रखा है सेटअप जिनको दिखनी है, तुम्हें पढ़ के वहां पहुंचना है बेटा। उतना तो होगा ना, अब सुपरनोवा हो रहा है सामने, जाके थोड़ी कोई खड़ा होगा, तो दूर ही आएगा तब तो वहां पे भी इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है कि नहीं मुझे अभी देखना है टाइम जीरो पर, है ना। है अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सी बेटा, वो तुमने नाम क्या लिया है? वो बेटा ऑरोरा ब्यूरेलिस बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न लाइट्स तुम लोग, अच्छा बहुत कॉमन नेम बोला है तुमने। दे आर नॉट दीज थिंग्स, वो एक्चुअली में सनस्टॉर्म है, सनस्टॉर्म है। वो अब एंटर कर पा रहा है थोड़ा सा आपके एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ जो होल है। लगे रहो फोन में। अच्छा, वो जो, इसीलिए वो कहां दिखता है, पोलर एरियाज में दिखेगा खाली तुम्हें, और पोलर यानी आर्कटिक वगैरह में तुम्हें दिखेगा, है ना। तो हमारे क्या मैग्नेटिक पोल्स है वहां पे, तो वो एंटर करने से बचा रहे हैं, फिर भी कुछ हद तक एंटर करती हैं, वो आपको दिखती है वहां पे। बहुत देखने में तो बहुत कूल साउंड होती है ना, लेकिन नॉर्वे वॉर्वे में दिखता है वो सब। बेटा देखो, हॉलीवुड मूवीज बहुत साइंस बेस्ड बनती है कई बार, एक आध मूवीज ऐसी बनी है जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड काफी अंदर तक एंटर कर गई हैं, अगर वो एंटर कर जाएंगे ना एकदम से यहाँ सब बंद हो जाएगा। आप सोचो ना, तुरंत वाईफाई बंद हो जाएगा, फोन बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, और जितने जितने माइग्रेटरी बर्ड्स हैं हो सकता है वो गिर जाएं, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। आप और हम तो खैर उनका यही यूज कर रहे हैं, और आज से 200 साल पहले हम लोग उसका कोई भी यूज नहीं कर रहे थे, बट माइग्रेटरी बर्ड्स हमेशा से यूज करते हैं। इवन जो फिशेज हैं वो उनका यूज करती हैं। एक जगह पेंगुइन्स कई कई 100 किलोमीटर मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ पे चलती हैं, वो तुम्हें पता भी नहीं एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उनको उनके पाथ को फॉलो करके पता लगाया गया ना। सेंस कैसे आता है, ये तो मैग्नेटिक, हम मैग्नेटिक फील्ड नाम दे रहे हैं, वो कुछ और बोलते होंगे भाई। आप यकीन मानो, मैं कुछ टाइम पहले बहुत रिमोट एरिया में मतलब बैठा हुआ था किसी के साथ, यहां नहीं, यहां से 700-800 किलोमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब वहां पर एक एज्ड पर्सन है, वो वहां की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठंडी हवा चल रही है। मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली चल रही है, उसमें क्या है। उन लोगों के पास मौसम को लेकर बहुत कुछ होता है बोलना, तो वो बोलते हैं पुरवाई चल रही है। उनका पुरवाई, पुरवाई मतलब पूर्व से आने वाली हवा, मतलब ईस्ट, ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज की बात कर रहा है वो पर्सन वहां बैठ के, तुम्हें पता भी नहीं ईस्टर्लीज क्या है, लेकिन ईस्टर्लीज उसको पता है कि इस टाइम पे ईस्टर्लीज चल रही हैं।
आप बाहर खड़े हो जाओ, मेरे को तो ये भी शक है कि तुम डायरेक्शन देख के बता दो किधर वेस्ट है, और वो बंदा वहां बैठ के ईस्टर्ली बोल रहा है। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनको ये मत सोचो कि उनके पास एकेडमिकल सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास दूसरी बहुत सारी नॉलेज है। हाँ ऑब्वियसली नहीं है ना उनके पास, नहीं तो हम उनके पास नहीं है तो तुम सोचो कि नहीं, देखो फंबल हो जाता है बेटा, कि तुम सोचो कि वो इनको कुछ मालूम नहीं है, मालूम बहुत कुछ होता है, तुम्हें पता नहीं होगा उस टाइम से पहले बता देते हैं लोग बारिश होने वाली है। किसकी तरह लाइक बेटा आपको इसलिए मालूम बिकॉज जियोग्राफिकली ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दो ही तरह के डिस्टर्बेंसेस होते हैं मॉनसून में। तुमने मॉनसून ढंग से नहीं पढ़ा, जेट स्ट्रीम्स नहीं मालूम तुम्हें क्या होती है। ठीक है, जियोलॉजी और ज्योग्राफी ये पूरी साइंस है। ठीक है, अगर गलती से भी अगर तुम्हें पढ़ना हो ना ढंग से 11th की ज्योग्राफी पढ़ लेना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, प्योर साइंस है, प्योर साइंस। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है और बाहर क्या है, क्लाइमेटोलॉजी जो है, ये सारी चीजें प्योर साइंस। बिल्कुल बेटा, एनवायरमेंटल साइंस आपको जब भी आप पढ़ोगे तो आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। जिनको एविएशंस में जाना उनको क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बच नहीं सकते। ठीक है, तो बंद कर दे भाई, मान जा, कोई छुट्टी उट्टी नहीं। अभी तो नेक्स्ट है, यूज लिख दिया, अब लिखो एक्सरे। अब बताता हूँ, एक्सरेज तो लिखो भाई। साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट, ये तो लाइट वेव्स है, साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल। साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, अभी अगर यहाँ होता तो मैं लिखवा देता। साउंड भी तो अब साउंड भी तो एक तरह की वेव हुई ना, यहां नहीं लिख रहा हूं तो बात अलग हो गई। साउंड भी तो वेव है ना। अब वो वेव सर्टेन जगह पर जब जाएगी और अगर वहां से पूरी पास हो गई, इमेजिंग बनती है ना। अगर पूरी पास हो गई तो ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर बैक हो गई तो मतलब कोई ना कोई चीज का अक्यूमुलेशन हो रहा है वहां पे। चाहे मे बी जहां फ्लूइडिक अक्यूमुलेशन है वहां पे लाइट शेडो बनेगी, जहां थोड़ा स्टोन्स टाइप से वहां डार्क शेडोज बनेंगी। यानी वो क्या करता है, सॉलिड क्या करता है, वो पूरा पूरा साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहां एकदम साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब सुन आगे, एक्सरे। एक्सरे सुनो, तुमने इधर उधर में लगा देना एक्सरे थोड़ा सा। चलो क्लोज करो यहां पे, क्योंकि एक्सरे और क्या बच गया, गामा रेस है ना। स्टॉप कर दो बेटा।